ए सविता, तेरा चक्कर चल रहा है ना अमित के साथ? कोहनी मारते हुए सविता की सहेली नीतू ने पूछा। सविता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही है। और एक बात बताऊं, हम जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। अमित से शादी करके तो तू महलों की रानी बन जाएगी। अच्छा यह सब छोड़, देख उधर तेरा आशिक बैजू कैसे तुझे हसरत भरी नज़रों से देख रहा है। नीतू ने तो मजाक ही किया था, क्योंकि वह जानती थी कि बैजू को देखना तो क्या, सविता उसका नाम भी सुनना तक पसंद नहीं करती। सविता चिढ़ उठी। वह कहने लगी, तू जानती है कि बैजू मुझे जरा भी नहीं भाता, फिर भी तू क्यों मुझे उसके साथ जोड़ती रहती है। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। और तू है कि अच्छा अब से नहीं करूँगी। बस अपने दोनों कान पकड़ते हुए नीतू बोली, पक्का ना? अपनी आंखें तैरते हुए सविता बोली, कहाँ मेरा अमित इतना पैसे वाला और हैंडसम, और कहाँ यह निठल्ला बैजू। सच कहती हूँ नीतू, इसे देखकर मुझे घिन आती है। विमला चाची खट मर कर कमाती रहती है और यह कम कोढ़ी बैजू गांव के चौराहे पर बैठकर पान खैनी चबाता रहता है। बोझ है यह धरती पर। चुप चुप, देख विमला मौसी इधर ही आ रही है। अगर उनके कान में अपने बेटे के खिलाफ एक भी बात पड़ गई ना तो समझ लो हमारी खैर नहीं। नीतू बोली। सविता बोली, पता है मुझे, यही वजह है कि यह बैजू निठल्ला रह गया। विमला की जान अपने बेटे बैजू में बसती थी। दोनों माँ बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। बैजू जब 2 साल का था तभी उसके पिता चल बसे। सिलाई कढ़ाई का काम करके किसी तरह विमला ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। विमला के लाड प्यार से बैजू इतना आलसी और निकम्मा बनता जा रहा था कि न तो उस का पढ़ाई लिखाई में मन करता और न ही किसी काम में। बस गांव के लड़कों के साथ बैठकर हंसी मजाक करने में ही उसे मज़ा आता था। लेकिन बैजू अपनी माँ से प्यार बहुत करता था और यही विमला के लिए काफ़ी था। गांव के लोग बैजू के बारे में कुछ न कुछ बोल ही देते थे, जिसे सुनकर विमला आग बबूला हो जाती थी। एक दिन विमला की एक पड़ोसन ने सिर्फ इतना ही कहा था, अब इस उम्र में अपनी देह कितना खटाएगी विमला। बेटे को बोल कि कुछ कमाए धमाए, कल को उसकी शादी होगी, फिर बच्चे भी होंगे, तो क्या जिंदगी भर तू ही उसके परिवार को संभालती रहेगी। यह तो सोच है कि अगर तेरा बेटा कुछ कमाएगा धमाएगा, नहीं तो कौन देगा उसे अपनी बेटी। विमला कहने लगी, मैं हूँ अभी अपने बेटे के लिए, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझी। बड़ी आई मेरे बेटे के बारे में सोचने वाली। देखना इतनी सुंदर बहू लाऊंगी कि उसके लिए कि तुम सब जल कर खाक हो जाओगी। सविता के पिता राम कृपाल डाकिया थे। घर घर जाकर चिट्ठियां बांटना उनका काम था, पर वे अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे। उनकी दोनों बेटियां थीं कि पढ़ने में होशियार, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी बड़ी बेटी सविता अमित नाम के एक लड़के से प्यार करती है और वह उससे शादी के सपने भी देखने लगी है। यह सच था कि सविता अमित से प्यार करती थी, पर अमित उससे नहीं बल्कि उसके जिस्म से प्यार करता था। वह अक्सर यह कहकर सविता के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की जिद करता कि जल्द ही वह अपने माँ बाप से दोनों की शादी की बात करेगा। नादान सविता ने उसकी बातों में आकर अपना तन भी उसे सौंप दिया। जवानी के जोश में आकर दोनों ने यह नहीं सोचा कि इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है, और हुआ भी। जब सविता को पता चला कि वह अमित के बच्चे की माँ बनने वाली है, जब सविता ने यह बात अमित को बताई और शादी को कहा, तो वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ जो चली आई यह बताने के लिए कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। अरे जब तुम मेरे साथ सो सकती हो तो न जाने कितनों के साथ सोती होगी। यह उन्हीं में से एक का बच्चा होगा। सविता के पेट के से होने से घर में पता लगने पर कोहराम मच गया। उसकी इज्जत और सविता के भविष्य
के खातिर उसे शहर ले जाकर घर वालों ने बच्चा गिरा दिया और जल्द से जल्द कोई लड़का देखकर उसकी शादी करने का विचार कर लिया। एक अच्छा सा लड़का मिलते ही घर वालों ने सविता की शादी तय कर दी। लेकिन ऐसी बातें कहीं छिपती है भला। अभी शादी के फेरे होने बाकी थे कि लड़के के पिता ने ऊंची आवाज़ से कहा, बंद करो, अब नहीं होगी यह शादी। शादी में आए मेहमान और गांव के लोग हैरान रह गए। जब सारी बात का खुलासा हुआ तो सारे गांव वाले सविता पर थू थू कर वहां से चले गए। सविता की माँ तो गस खाकर गिर पड़ी। राम कृपाल अपना सिर पीटने लगे और कहने लगे, अब क्या होगा, क्या मुंह दिखाएंगे। हम गांव वालों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने हमें। बताओ अब कौन हाथ थामेगा इसका। मैं थामूंगा सविता का हाथ। अचानक किसी के मुंह से यह सुनकर राम कृपाल ने अचकचाकर पीछे मुड़कर देखा तो बेजू अपनी माँ के साथ खड़ा था। बेजू तुम? राम कृपाल ने बड़ी हैरानी से पूछा। विमला कहने लगी, हाँ भाई साहब, आपने सही सुना। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, और वह इसलिए कि बेजू आपकी बेटी से प्यार करता है। राम कृपाल और उसकी पत्नी को चुप और सहमा हुआ देखकर विमला आगे कहने लगी, ना ना, आप लोग गांव वालों की चिंता न करो, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ऊपर है। बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें ही ना। उसी मंडप में सविता और बेजू का ब्याह हो गया। जिस बेजू को देखकर सविता की को उबकाई आती थी, उसे देखना तो क्या, वह उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती थी, आज वही बेजू उसकी मांग का संदूर बन गया। सविता को तो अपनी सुहाग रात एक काली रात की तरह दिख रही थी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी सहेलियों को, क्या कहूंगी कि जिस बेजी को देखना तक गवारा नहीं था, मुझे वही आज मेरा पति बन गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी मेरे साथ नहीं हो सकती। सोच सोच कर बेचैन हो रही थी। तभी किसी के आने की आहट से वह उठ खड़ी हुई। उसने सामने जब बेजू को खड़ा देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेजू के मुंह पर अपने हाथ की चूड़ियां निकाल निकाल कर फेंकते हुए सविता कहने लगी, तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। तुम्हें क्या लगता है 2 चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर देने से तुम मेरे पति बन गए? नहीं, कोई नहीं हो तुम मेरे। नहीं रहूँगी पल भर भी इस घर में तुम्हारे साथ, समझ लो। बेजू चुपचाप सब सुनता रहा और एक तकिया लेकर उसी कमरे के एक कोने में जाकर सो गया। सविता ने मन ही मन फैसला किया कि सुबह होते ही वह अपने घर चली जाएगी। तभी उसे अपने माता पिता की कही बातें याद आने लगी। अगर आज बेजू न होता तो शायद हम मर जाते, क्योंकि तुमने तो हमें जीने लायक ही नहीं छोड़ा। हो सके तो अब हमें बख्श देना बेटी, क्योंकि अभी तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी करनी है हमें। कहाँ ठिकाना था अब उसका, इस घर के सिवा कहाँ जाएगी वह। बस यह सोचकर सविता ने अपने बढ़ते कदम रोक लिए। सविता इस घर में पल पल मर रही थी। उसे अपनी ही जिंदगी नरक लगने लगी थी, लेकिन इन सब की जिम्मेदार तो वही थी। कभी कभी सविता को लगता कि बेजू की पत्नी बनकर रहने से तो अच्छा है कि कहीं नदी नाले में डूब कर मर जाए। पर मरना भी तो इतना आसान नहीं होता। माँ बाप, नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि सखी सहेलियाँ भी छूट गई उसकी, या यूँ कहें कि जानबूझकर सब ने उससे नाता तोड़ लिया। बस जिंदगी कट रही थी उसकी। सविता को उदास और सहमा हुआ देखकर हंसते मुस्कुराने वाला बेजू भी उदास हो जाता था। वह सविता को खुश रखना चाहता था, पर उसे देखते ही उसे चिल्लाने लगती, जैसे कोई भूत देख लिया हो। एक घर में रहकर न तो वह एक बहू का फर्ज निभा रही थी और न ही पत्नी का। उसने शादी के दूसरे दिन ही अपनी मांग का संदूर पहुँच लिया था। शादी हुए कई महीने बीत चुके, पर इतने महीनों में न तो सविता के माता पिता ने उसकी कोई खैर खबर ली और न ही कभी उससे मिलने आए। क्या क्या सोच रखा था सविता ने अपने भविष्य
को लेकर, पर पल भर में सब चकनाचूर हो गया। शादी के इतने महीनों बाद भी भले ही सविता ने प्यार से मेरी तरफ एक बार भी न देखा हो, पर पत्नी तो वह मेरी ही है ना, यही बात मेरे लिए काफ़ी है। यही सोचकर बेजू खुश हो उठता था। एक दिन न तो विमला घर पर थी और न ही बेजू। तभी अमित वहां आ धमका। उसे यूं अचानक अपने घर आया देखकर सविता हैरान रह गई। वह गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अमित कहने लगा, अब इतना ही क्या गुस्सा, मैं तो यह देखने आया था कि तुम बेजू के साथ कितनी खुश हो। वैसे तुम मुझे शाबाशी दे सकती हो। अरे ऐसे क्या देख रही हो, सच ही तो कह रहा हूँ, आज मेरी वजह से ही तुम यहाँ इस घर में हो। सविता हैरानी से बोली, तुम्हारी वजह से? क्या मतलब? अरे मैंने ही तो लड़के वालों को हमारे संबंधों के बारे में बताया और यह भी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। सही किया ना? क्या मैंने? अमित बोला। सविता यह सुनकर हैरान रह गई। बोली, तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो ना। जानते हो सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बड़ा याद आता है मुझे तेरा यह गोरा बदन। सविता के बदन पर अपना हाथ फेरते हुए अमित कहने लगा। तो वह दूर हट गई। अमित बोला, सुनो, हमारे बीच जैसा पहले चल रहा था चलने दो। मतलब? सविता ने पूछा। हमारा जिस्मानी संबंध, और क्या। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं हर लड़की से शादी तो नहीं कर सकता ना। अमित बड़ी बेशर्मी से बोला, मतलब तुम्हारा संबंध कईयों के साथ रह चुका है? छोड़ो ये सब पुरानी बातें, चलो फिर से हम जिंदगी के मज़े लेते हैं। वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। कहता हुआ हद पार कर रहा था अमित। सविता ने अमित के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगा, क्या तुम मुझे धंधे वाली समझ रखा है? माना कि मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में, पर मैं तुमसे प्यार किया था। तुमने क्या किया? अरे तुमसे तो अच्छा बेजू निकला, क्योंकि उसने मुझे और मेरे परिवार को दुनिया की रुसवाइयों से बचाया। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। कहकर सविता घर से बाहर जाने लगी। तभी अमित ने उसका हाथ अपनी तरफ जोर से खींचा। तेरी यह मजाल कि तू मुझ पर हाथ उठाए, पुलिस को बुलाएगी तू, अभी बताता हूँ। कहकर उसने सविता को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। खुद को लाचार पाकर सविता डर गई। उसने अमित की पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर हार गई। मिन्नतें करते हुए कहने लगी, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पर अमित को अब हैवानियत पर उतारू हो चुका था। तभी अपनी पीठ पर भारी भरकम मुक्का पड़ने से वह चौंक पड़ा। पलट कर देखा तो सामने बेजू खड़ा था। तू? बेजू बोला। अमित हंसते हुए कहने लगा, नामर्द कहीं के, चल हट। इतना कहकर वह फिर सविता की तरफ लपका। इस बार बेजू ने उसके मुंह पर एक ऐसा जोर का मुक्का मारा कि उसका होठ कट गया और खून निकल आया। अपने बहते हुए खून को देखकर अमित तमतमा गया और बोला, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे मारे। कहकर उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और तान दी सविता पर। अमित जोर बोला, आज तो इसके साथ मैं ही अपनी रातें रंगीन करूंगा। पिस्तौल देखकर सविता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पेजू भी दंग रह गया। वह कुछ देर रुका, फिर फुर्ती से यह कहकर अमित की तरफ लपका कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी पर गोली चलाए। तब तक तो गोली पिस्तौल से निकल चुकी थी, जो बेजू के पेट में जा लगी। बेजू के घर लड़ाई झगड़ा होता देखकर शायद किसी ने पुलिस को बुला लिया था। अमित वहां से भागता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खून से लथपथ बेजू को तुरंत गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। घंटों ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने कहा, गोली तो निकाल ली गई है, लेकिन जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। विमला का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। गांव की औरतें उसे हिम्मत दे रही थी,
पर वे यह भी बोलने से नहीं चूक रही थी कि बेजू की इस हालत का जिम्मेदार सविता है। सच ही तो कह रही थी सब, बेजू की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। जिस बेजू ने हमेशा नफरत करती थी, आज उसी ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई। अपने मन में बातें कर रही थी सविता। तभी नर्स ने आकर बताया कि बेजू को होश आ गया है। बेजू के पास जाते देखकर विमला ने सविता का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा यहाँ पड़ा है। तू मेरे बेटे के लिए काला साया है। गलती हो गई मुझसे जो मैं तुझे अपने बेटे के लिए चुना। आप सविता है ना? तभी नर्स ने आकर पूछा। डबडबाई आंखों से वह बोली, जी मैं ही हूँ। अंदर जाइए, मरीज आपको पूछ रहे थे। नर्स के कहने पर सविता चली तो गई, पर सास विमला के डर से वह दूर खड़ी बेजू को देखने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर वह रो पड़ी। बेजू की नज़रें, जो कब से सविता को ही ढूंढ रही थी, देखते ही इशारों में उसे अपने पास बुलाया। धीरे से बोला, कैसी हो सविता? अपने आंसू पोंछते हुए सविता कहने लगी, क्यों तुमने मेरे खातिर खुद को जोखिम में डाला बेजू? मर जाने दिया होता मुझे। बोलो ना, किस लिए मुझे बचाया? कहकर वह यहाँ से जाने को पलटी ही थी कि बेजू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े गौर से उसकी मांग में लगे सिंदूर को देखने लगा। हाँ बेजू, यह सिंदूर मैंने तुम्हारे ही नाम का लगाया है। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। कहकर वह बेजू से लिपट गई। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।